अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रूटीन रिप्लाईज एंड पॉजिटिव मैसेज। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रूटीन रिक्वेस्ट क्या होती हैं और उसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। देन आफ्टर दिस हमने ये पढ़ा था कि पॉजिटिव मैसेज क्या होता है और पॉजिटिव मैसेज को कंपोज कैसे किया जाता है। आज हमने पढ़ना है कि हमारे पास पॉजिटिव मैसेज की या फिर जो रूटीन रिप्लाईज होती हैं उसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। बेसिकली हमारे पास जो रूटीन रिप्लाईज की पॉजिटिव मैसेज की एग्जांपल होती है ये 6 कैटेगरीज में फॉल कर रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है जी आंसर्स टू रूटीन रिक्वेस्ट के हमने जो रूटीन रिक्वेस्ट होती है उनका आंसर कैसे करना होता है। एंड आफ्टर दिस वी हैव ग्रांट्स ऑफ क्लेम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट के अगर हमारे पास क्लेम्स और रिक्वेस्टमेंट ऑफ एडजस्टमेंट आती है कि किसी भी क्लेम के लिए किसी एडजस्टमेंट के लिए तो हमने उसको कैसे डील करना, उसको कैसे ग्रांट करना होता है। और उसके बाद होता है कि अगर कोई रिकमेंडेशन लेटर्स आते हैं हमारे पास या कोई रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट आती है तो आपने उसका रिप्लाई कैसे करना है और उसको कैसे डील करना होता है। उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास रूटीन इंफॉर्मेशनल मैसेज के अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए मैसेज रिसीव होता है या लेटर रिसीव होता है तो आपने उस मैसेज को कैसे डील करना है और उस इंफॉर्मेशन को कैसे अगले बंदे तक कन्वे करना होता है या फिर उसका रिप्लाई कैसे करना होता है। एंड आफ्टर दिस फिफ्थ वन वी हैव गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट के अगर आपके पास कोई गुड न्यूज़ है तो वो आपने कैसे अनाउंस करनी है, अपने कोलीग तक को कैसे डिलीवर करनी होती है। कोलीग्स हो सकते हैं, आपके क्लाइंट हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको आपने वो गुड न्यूज़ वो कन्वे करनी होती है। और उसके बाद गुडविल मैसेज है कि आपने गुडविल मैसेज को कैसे कंपोज करना होता है या फिर गुडविल मैसेज अपने ऑडियंस तक, क्लाइंट तक कैसे डिलीवर करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जी आंसरिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन के अगर तो हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है इंफॉर्मेशन के लिए या हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है किसी एक्शन के लिए, एक्शन मतलब कोई काम करवाने के लिए, किसी काम के करने के लिए, तो हमने उस रिक्वेस्ट का या उस इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट का कैसे रिप्लाई करना होता है, कैसे उसका आंसर करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास होता है कि एवरी प्रोफेशनल आंसर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम के जो भी प्रोफेशनल है उनको रिक्वेस्ट आती रहती होती है और उनका बेसिक पर्पज़ ये होता है जो प्रोफेशनल होते हैं उन रिक्वेस्ट का आंसर करना और उनका रिप्लाई करना, क्योंकि एज एन प्रोफेशनल ये उनकी ड्यूटी होती है या फिर किसी फर्म में जहाँ पे वो बैठे होते हैं उस फर्म में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपने इंफॉर्मेशन के लिए जो रिक्वेस्ट आ रही होती हैं या फिर किसी और मकसद के लिए उनका रिप्लाई जो होता है वो लाजमी होता है उस बंदे के लिए। तो इफ़ द रिस्पॉन्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड द डायरेक्ट अप्रोच इज अप्रोप्रिएट। सिंपल सी बात है, अगर तो आपके पास इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट आती है, किसी एक्शन की रिक्वेस्ट आती है, तो अगर आप देखते हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई कम्प्लेक्स एलिमेंट नहीं है जो उसको डिलीवर करना है, तो आप उस सिंपल मैसेज के लिए, उस सिंपल इंफॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू आप अपना जो मैसेज है या जो इन्फॉर्मेशन आपने कन्वे करनी है वो अगले बंदे तक कन्वे कर सकते होते बाय यूजिंग ग्रेशियस एंड द रिस्पॉन्स विल पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हाउ पीपल थिंक अबाउट यू। मतलब कि आपने पोलाइट रहे कि आपने वो जो एक कम्युनिकेशन के मैटर्स होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं, उनको फुलफ़िल किए हुए, पैरामीटर्स जो होते हैं उनको फुलफ़िल किए हुए एक मैसेज को कंपोज करना है और अगले बंदे तक मैसेज कन्वे करना होता है। क्योंकि आप जो मैसेज होता है, आपका जो मैसेज होता है वो आपकी कंपनी का इमेज होता है, वो आपका इमेज होता है, आपकी जॉब का एक इमेज होता है, उसको प्रोजेक्ट कर रहा होता है। तो आपने उस सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए वो मैसेज कंपोज करना होता है ताकि अगले बंदे का आपकी कंपनी से मुतल्लिक और आपसे मुतल्लिक जो इमेज है वो पॉजिटिव रहे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है जी ग्रांटिंग क्लेम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट कि हमारे पास अगर कोई क्लेम की रिक्वेस्ट आती है या हमारे पास कोई एडजस्टमेंट की रिक्वेस्ट आती है तो हमने उसको कैसे डील करना होता है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो हर कंपनी होती है, जो हर फर्म आती है, उसकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं क्लेम्स को डील करने के लिए और एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है और वो उस पॉलिसी पे चलते होते हैं। तो आपने सबसे पहले तो अपनी कंपनी की पॉलिसी को देखना है कि हमारी जो कंपनी की पॉलिसी है वो क्लेम्स के लिए कैसी है, क्योंकि उस क्लेम में होता ये है कि वहाँ पे 3 कैटेगरीज आ जाती हैं उस एक क्लेम में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये होता है कि व्हेन योर कंपनी इज़ एट फॉल्ट कि उस क्लेम जो रिक्वेस्ट आई है अगर तो उसमें आपकी कंपनी का फॉल्ट है तो आपने उसका रिप्लाई कैसे करना होता है। सेकंड थिंग इज़ यू हैव टू सी दैट व्हेन द कस्टमर इज़ एट फॉल्ट कि अगर कस्टमर की गलती है
और आपकी कंपनी की उसमें कोई मिस्टेक नहीं है और अपनी कंपनी का कोई ब्लंडर नहीं है, तो आपने फिर अपने क्लाइंट को कैसे रिप्लाई करना होता है। एंड द थर्ड वन इज़ के व्हेन अ थर्ड पार्टी इज़ एट फॉल्ट, कि अगर कोई थर्ड पार्टी जो है वो फॉल्ट पे है और उसकी वजह से आपको क्लेम पहुंचा है, तो आपने उसका रिप्लाई कैसे करना होता है। थर्ड पार्टी से मुराद हमारी हो सकती है कोई भी जो कोरियर कंपनीज होती हैं, जो हमारी ऑनलाइन शिपिंग कंपनीज होती हैं, जो प्रोडक्ट को हम तक पहुंचा रही होती हैं, वो अगर वो फॉल्ट में है तो आपने अपने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करना होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जब हमारी जो व्हेन आवर कंपनी इज एट फॉल्ट, तब हमने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वी हैव टू एक्नॉलेज दैट द केस इज जेन्युइन, द क्लाइंट इज जेन्युइन, कि ये वही क्लाइंट है जिसने ये हमसे प्रोडक्ट ली थी, कोई और क्लाइंट तो नहीं है। और वो हम जैसे कर सकते हैं कि वो उसकी जो रसीद होती है उसको देख के हम ये जज कर सकते हैं, हम ये वो कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई ही हमारा जेन्युइन क्लाइंट है और जेन्युइन इसने हमसे प्रोडक्ट जो है वो ली थी। उसके बाद हमने वो जो लेटर कंपोज करना उसको, उसमें हमने सिंपैथाइज कर अपनी सिंपैथी शो करनी होती है कस्टमर के साथ, ताकि कस्टमर को जो फ्रस्ट्रेशन फील हुई है, जो उसको फ्रस्ट्रेशन उठाना पड़ी है, उसको आप डील कर सकें और उसमें किसी हद तक कमी ला सकें। एंड आफ्टर दिस यू हैव टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिंग मैटर्स स्ट्रेट। आपको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उस मसले को हल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने कस्टमर को ये यकीन दिला रहे होंगे कि जो ये आपका इशू हुआ है, इसको आप अपने बिहाफ पे पर्सनली इसको देखते हुए इस इशू को डील करेंगे और आपको जो मतलब कि कस्टमर को जो फ्रस्ट्रेशन फील हुई है उसके लिए हम मदद जो है ना वो इसको रिप्लेस करके देंगे या फिर किसी भी तरह इसको हल करेंगे। उसके बाद होता है जी एक पॉइंट होता है आपको जो देखना होगा, आपको एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सप्लेन प्रिसाइजली हाउ यू हैव रिजॉल्व्ड और प्लान टू रिजॉल्व द सिचुएशन, कि कैसे आपने उस इश्यू को रिजॉल्व करने का प्लान किया, आपकी क्या प्लानिंग है, आप उस इश्यू को कैसे रिजॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आप उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके देंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर आप उस वो जो प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करके देंगे या रिपेयर करके देंगे और कितने टाइम में देंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा जो प्लान होता है आपने उसको बता देना होता है अपने कस्टमर को, ताकि आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, वो सेटिस्फाई हो जाए। और ये सारे कुछ आपने करना है उस रिप्लाई में जो आपने उस कस्टमर को पहुंचाना होता है उसकी क्लेम के वो रिप्लाई में। इसके बाद होता है जी टेक स्टेप्स टू रिपेयर द रिलेशनशिप, कि हमने कौन से जो है ना वो स्टेप लेने हैं, वो कौन से स्टेप आप ले रहे हैं उसको, उस रिलेशनशिप जो आपका कस्टमर और कंपनी के दरमियान है उसको रिपेयर करने के लिए, वो आपने सारे नोट डाउन कर लेने हैं। एंड आफ्टर दिस यू हैव टू वेरीफाई दैट योर रिस्पॉन्स वाज करेक्ट, आपका जो रिस्पॉन्स है वो जेन्युइन था और वो फैक्ट और एविडेंस के बेस पर था, इसलिए आप अपने कस्टमर को फैक्ट के बेसिस पे डील कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी दूसरी कंडीशन आ जाती है, एक दूसरी क्लेम आ जाता है व्हेन द कस्टमर इज एट फॉल्ट, कि जब कस्टमर फॉल्ट पे हो तब आपको क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू व्हेन योर कस्टमर इज एट फॉल्ट। इन दिस सिचुएशन यू हैव टू discuss the policy of your company, that what is the policy and how you can be able to solve the matter by solving the issue of that client, कि आप उस बंदे का जो इशू है, उस क्लाइंट का जो इशू है, वो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे जबकि वो खुद जो क्लाइंट है वो फॉल्ट पे है, नुकसान उसका है और हुआ भी उसकी वजह से है, तो आपने उसको रिप्लाई कैसे देना होता है। उसके लिए आप अपनी कंपनी की पॉलिसी को देखें कि कंपनी की पॉलिसी कौन सी है। फॉर एग्जांपल, कुछ कंपनी की पॉलिसी ये होती है कि वो हर सूरत में अपना जो क्लेम होता है उसके एडजस्टमेंट करती हैं, वो उस प्रोडक्ट को रिपेयर या फिर एक्सचेंज करके दे रही होती हैं, क्योंकि कुछ कंपनी का बिलीव ये होता है कि जो एक कस्टमर है उसके साथ ढेर सारे लोग जो हैं वो चेन में उनका रिलेशन होता है, और अगर तो हम एक कस्टमर के साथ कुछ ऐसा वैसा करते हैं जिससे उसका जो वो ट्रस्ट है वो हमसे नहीं रहता, तो इसका मतलब है कि वो सारे उस चेन को अपने साथ मिला लेगा वो क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा उस कंपनी के साथ, तो वो जाहिर है वो भी नेक्स्ट टाइम के लिए उस कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे और उस कंपनी को किसी मकसद के लिए यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए वो इस सिचुएशन को देखते हुए जो क्लेम होता है उसको हर सूरत में देते हैं, तो आपने वो देख लेना है। और अगर तो आपकी कंपनी क्लेम दे रही है तब आपने जो मैसेज कंपेयर करना है, देन यू हैव टू कंपोज अ मैसेज विद अ गुड न्यूज़। जो आपने ओपनिंग करनी है उस मैसेज को गुड न्यूज़ के साथ करनी है कि अच्छा हम वाकई आपको क्लेम दे रहे हैं। और
उसके बाद जो होता है आपने उस मैसेज की बॉडी होती है उसमें एक चीज़ को ऐड करना है कि आपने उस बंदे की अटेंशन दिलानी है कि नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डिस्करेज द सिचुएशन, यू हैव टू डिस्करेज द इशू, यू हैव टू डिस्करेज द इंटेंशंस ऑफ द क्लाइंट के उसके जो क्लाइंट की इंटेंशन थी इस दफ़ा वो नेक्स्ट टाइम ऐसी नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द कस्टमर इज़ एट फॉल्ट के फिर कंपनी को जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है, उसको इनडायरेक्ट वे में आपने बता देना होता है ताकि उसको पता रहे कि नेक्स्ट टाइम ये हमारा जो इशू है या हमने जो इस दफ़ा किया ये नेक्स्ट टाइम इस दफ़ा नहीं होगा और नेक्स्ट टाइम हम कोई क्लेम हासिल नहीं कर सकेंगे. इनडायरेक्ट वे में अपने अपनी कंपनी की पॉलिसी भी बता देनी है कि हम ऐसे क्लेम को डील नहीं करते लेकिन अब हमने कर दिया तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ताकि उससे पता रहे कि हमने ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं करना है. अच्छा, थर्ड जो हमारे पास क्लेम में एलिमेंट आता है वो होता है कि वरना थर्ड पार्टी इज़ एट फॉल्ट. थर्ड पार्टी मतलब कि अगर आपकी कोई कोरियर कंपनी है जिसके थ्रू आप तक प्रोडक्ट आनी थी या अपने प्रोडक्ट क्लाइंट को भेजनी थी वो फॉल्ट पे है, उसकी वजह से प्रोडक्ट डैमेज हो गई है, उसकी वजह से आपके क्लाइंट तक प्रोडक्ट पहुंच नहीं सके या फिर लेट पहुंच सकी है, तो तब आपने क्या करना है. अगर तो इस सूरत में आपके पास क्लेम आता है तो देन अगेन यू हैव टू कंसल्ट विद योर कंपनीज पॉलिसी कि इस जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में हमारी कंपनी की पॉलिसी कौन सी है. उस पॉलिसी को देखते हुए आपने उनको रिप्लाई करना होता है. और जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज होती है उनकी जो पॉलिसी होती है इस मामले में वो यही होती है कि व्हेन द थर्ड पार्टी इज़ एट फॉल्ट तो आपका जो इशू है उसको रिजॉल्व भी थर्ड पार्टी ही करेगी. इस मकसद के लिए आपने रिप्लाई तो फिर भी करना है उस क्लेम को अपने क्लाइंट को, तो आप अपने क्लाइंट को उसका अल्टरनेटिव दे दें, उसको बता दें कि अच्छा जो फ़लाँ कंपनी है या जो फ़लाँ कोरियर कंपनी है जिसके ज़रिए आपने अपना प्रोडक्ट ली थी या दी थी उसके थ्रू आप अपना इशू रिजॉल्व करवा सकते होते हैं, क्योंकि इस मामले में जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट है और हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सिचुएशन. उसके बाद हमारे पास जो रूटीन रिप्लाई जो पॉजिटिव मैसेज की कैटेगरी आती है वो होती है प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन रेफरेंसेस. कि अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है रिकमेंडेशन के लिए या रेफरेंस देने के लिए तब आपने कैसे बिहेव करना है, तब आपने कैसे उसको डील करना है, उसका रिप्लाई कैसे करना होता है. रिकमेंडेशन के लिए सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है आपने वो ये देखनी होती है कि अगर तो कैंडिडेट का आपके साथ कोई रिलेशन है, अगर आपको उसके साथ कोई इंट्रोडक्शन है, अगर आपका उसके साथ कोई ऐसा लिंक है जिसके ज़रिए आपको लगता है कि मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ. सबसे पहले आप ये चीज़ देख लें. उसके बाद आपको ये देखना होगा कि कैंडिडेट जो है वो वाकई जिस पोजीशन के लिए मुझसे रेफरेंस लेना चाह रहा है या मुझसे रिकमेंडेशन लेना चाह रहा है उसको अफोर्ड करता है, वो उसको डिजर्व करता है या नहीं. ये सारी बेसिक चीज़ें पहले आप देख लें. उसके बाद अगर आप लेटर कंपोज करने जा रहे हैं then first of all you have to compose the candidate's full name and after this you have to write the position or the objective the candidate is seeking. जिस मकसद के लिए आपको वो जो कैंडिडेट आपके पास आया वो पोजीशन या फिर वो जो आपका एम है उस बंदे का एम वो अपने वहाँ पे ऐड कर देना ताकि ये बंदा वो जो क्लाइंट है या वो जो आपका कैंडिडेट है वो इस रिकमेंडेशन को नेक्स्ट टाइम किसी और मकसद के लिए यूज़ ना करे. इसलिए आपने वो जो ऑब्जेक्टिव है वो आपने लाजमी वहाँ पे ऐड कर देना होता है. और उसके बाद आपने क्या लिखना है, यू हैव टू नोट द नेचर ऑफ योर रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट. जो आपका रिलेशनशिप है आपके कैंडिडेट के साथ, जिस रिलेशनशिप के थ्रू आप उसकी रिकमेंडेशन दे रहे हैं आपने वो लिखना है ताकि जो जिस तक रिकमेंडेशन जाना है उसको बिलीव हो जाए, वो ट्रस्टेड उसको कंसिडर कर ले. उसके बाद फैक्टर एविडेंस लिख लें जो जो कैंडिडेट है उसके साथ रेलिवेंट हो. फॉर एग्जांपल फैक्टर एविडेंस हो सकते हैं उसकी एजुकेशन की कंफर्मेशन हो सकती है, उसकी डिग्री की कंफर्मेशन हो सकती है या फिर उसकी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ की रिकमेंडेशन उसकी हो सकती है कि ये वाकई बंदा इस कैपेबिलिटी को होल्ड कर सकता है या इसकी एबिलिटी ये रखता होता है. आपने उसको लिख लेना है, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है. आफ्टर दिस यू हैव टू राइट डाउन द कंपैरिजन. अगर तो कैंडिडेट का कंपैरिजन बनता है किसी बंदे के साथ, आपको लगता होता है कि ये जो कैंडिडेट है दिस वन इज़ बेटर फ्रॉम दैट वन, तो आप वो भी ऐड कर सकते होते हैं. और उसके बाद ओवरऑल एवेल्यूएशन है आपको जो लगता होता है उस कैंडिडेट के हवाले से वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं. इसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी आती है रूटीन इन्फॉर्मेशनल मैसेज के. हमने रूटीन इन्फॉर्मेशन जो होती है उसकी जो रिक्वेस्ट आती है वो हमने कैसे कंपोज करनी होती है और कैसे हमने उसका रिप्लाई करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं रूटीन इन्फॉर्मेशन होता है कि रूटीन इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि कोई भी आपके पास रिक्वेस्ट आती है अपनी आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए,
आपकी जो प्रोडक्ट है, आपके जो बेसिक प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर किसी भी और आपकी कंपनी की पॉलिसी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपके पास जो रिक्वेस्ट आती है, आपने उसका रिप्लाई कैसे करना होता है। तो उस मकसद के लिए आपने सबसे पहले वो रिप्लाई को कंपोज करते वक्त यू हैव टू स्टेट द पर्पस एट द बिगनिंग एंड ब्रीफली मेंशन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग। आपने सबसे पहले तो वो जो पर्पस है उस मैसेज के, उस रिप्लाई की कंपोज करने का, वो लिख देना। उसके बाद आपने नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं वो लिख देनी। नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर न्यूट्रल है, या फिर कैसी है, वो आपने लिख देनी है। उसके बाद प्रोवाइड द नेसेसरी डिटेल कि जो ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है, आइदर इट वाज पॉजिटिव और आइदर इट वाज नेगेटिव, उसके बारे में आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देनी है उसको, उसकी बेस पे हो, जिसकी बेस पे आपने वो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है उसको सपोर्ट करने के लिए, सपोर्टिव आइडियाज़ जो होते हैं। इसके बाद आपने जो उसकी एंडिंग कर देनी है, एंडिंग आपने हमेशा करनी होती है एक्सप्रेशन ऑफ अप्रिसिएशन के साथ, ताकि आपको अगले बंदे को ये फील हो कि ये वाकई जो है इसको कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, ये बंदा कोई किसी अच्छी फर्म से, किसी अच्छी जॉब से है। आफ्टर दिस हमारे पास होता है अनाउंसिंग गुड न्यूज़ कि हमने जो गुड न्यूज़ है वो कैसे कंपोज करनी होती है। गुड न्यूज़ कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी को, आपकी जो कंपनी, आप अपनी कंपनी में बैठे हैं, वहाँ पे आपके जो क्लाइंट हैं या जो आपके वर्कर हैं उनको कुछ जॉब इंक्रीमेंट दे रहे हैं, कुछ ऐसी हायरिंग है जो आपकी नहीं हुई है उनके बारे में बताना चाह रहे हैं, फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट है जो उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, उसको आपने कैसे कन्वे करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर योर इन्फॉर्मेशन इज न्यूज़ वर्दी एंड रेलेवेंट टू द स्पेसिफिक पब्लिकेशन और वेबसाइट के। सबसे पहले ये बिलीव कर लें, ये देख लें कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन वाकई ही ट्रस्ट वर्दी है, वो न्यूज़ वर्दी है, और उनके लिए वाकई ही गुड न्यूज़ हो सकती है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद यू हैव टू फोकस ऑन अ सब्जेक्ट। डू नॉट ट्राई टू पैक अ सिंगल रिलीज विद योर मल्टीपल अनरिलेटेड न्यूज़ आइटम। फोकस ऑन वन सब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ में आपने एक इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उसको कंपोज करना, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक पैराग्राफ में पैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, पैक ऑफ पॉइंट्स और पैक ऑफ एलिमेंट जो है उनको ऐड कर दें। इससे ये होगा कि आपके जो क्लाइंट है या आपका जो आपकी जो ऑडियंस है उस तक आप जो मैसेज पहुंचाएंगे तो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, उसको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा वो। इसलिए वन बाय वन एक एलिमेंट को लिखें और एक एलिमेंट को डिस्कस करें। एंड आफ्टर दिस पुट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ फर्स्ट। सिंपल सी बात है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको फर्स्ट पे रखें और जो लेस इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको आपने बाद में डिस्कस कर लें, इफ़ दैट इज़ नेसेसरी और नॉट। देन ब्रेक अप लॉन्ग सेंटेंसेस एंड कीप पैराग्राफ शॉर्ट। के अगर तो आपके जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ करें, तो आपको चाहिए है कि उन लॉन्ग सेंटेंसेस को आप शॉर्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल 2 सेंटेंस जहाँ आप लिख रहे हैं, 2 लॉन्ग सेंटेंस है, वहाँ आप उनको कन्वर्ट करके शॉर्ट सेंटेंसेस में आप 4 to 5 शॉर्ट सेंटेंसेस लिख दें, क्योंकि जो शॉर्ट सेंटेंसेस होती हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, वो उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने का जो एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। And after this, be specific as possible. Be specific as possible is a vital element that is necessary in business communication, especially while writing a letter, while replying to someone. कि आप वही लिखें जो जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो अगले बंदे की नीड है, जो अगले बंदे ने इन्फॉर्मेशन में पूछा, तो आप सिर्फ वही उसको उसके रिप्लाई में बताएंगे, ना कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के, ना कि कुछ इधर उधर की बातों के। एंड आफ्टर दिस वी हैव टू कंपोज आवर गुडविल मैसेज। गुडविल मैसेज क्या होता है कि आपने किसी जो आपका क्लाइंट है उसको उसकी अप्रिसिएशन के लिए देना है, या फिर अपने वर्कर्स की अप्रिसिएशन के लिए देना होता है, या फिर उनको आपने उनका थैंकफुल होना होता है, या फिर कि कोई आपने डोनेशन देनी थी या कोई आपको डोनेशन मिली है या किसी को डोनेशन दिलवाना चाहते हैं, तो उस मैसेज को आपने कैसे कंपोज करना होता है। इसमें भी वही रूल है जो हम पीछे पढ़ चुके थे कि आपने एक बॉडी होगी, बट ओपनिंग में आप अपना जो मेन एम है, जो गुड न्यूज़ है वो लिखेंगे, जो गुडविल मैसेज है वो लिखेंगे। दैन आफ्टर दिस उसमें आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है उसकी बॉडी में, और क्लोजिंग आपने करनी होगी विद द एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन, ताकि अगले बंदों को ये रियलाइज़ हो कि हम वाकई ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, या फिर जो हमारा मैसेज भेजने वाला बंदा है उसका एटीट्यूड जो है वो पोलाइट है, वो सॉफ्ट है और हम्बल है, एक्सेट्रा। एंड दिस वाज द टॉपिक। इसके बाद